कहानी की शुरुआत टोरी और काइल ब्रेयर से होती है, जो लंबे समय से बच्चा पाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर में प्रजनन संबंधी किताबें भरी हुई हैं। एक रात उन्हें घर में अजीब कंपन महसूस होता है और बाहर जाकर वे देखते हैं कि उनके खेत के पास कोई रहस्यमयी वस्तु आकर गिरी है। समय बीतता है और ब्रैंडन नाम का एक लड़का बड़ा होता दिखाई देता है। स्कूल में ब्रैंडन अपनी शिक्षिका के एक सवाल का सही जवाब देता है, जिससे उसकी सहपाठी कैटलिन का ध्यान उसकी ओर जाता है। एक रात ब्रैंडन नींद में चलते हुए बेसमेंट में पहुंच जाता है, जहां वह रहस्यमयी वस्तु रखी होती है। उसके पास पहुंचकर वह अजीब भाषा में बोलने लगता है, लेकिन टोरी उसे शांत कर देती है। अगली सुबह ब्रैंडन अपनी असाधारण ताकत का परिचय देता है। वह लॉन मोवर को आसानी से फेंक देता है और घूमते हुए ब्लेड को हाथ से रोक देता है। फिर भी उसे कोई चोट नहीं लगती। Eu disse, diga agora! इसके बाद काइल को महसूस होने लगता है कि ब्रैंडन में कुछ असामान्य है। वह देखता है कि ब्रैंडन धातु का कांटा चबा सकता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। टोरी को ब्रैंडन के बिस्तर के नीचे छिपे हुए लिंजरी के विज्ञापन मिलते हैं, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके अंदर किशोरावस्था के बदलाव शुरू हो चुके हैं। उसी रात ब्रैंडन कैटलिन के कमरे की खिड़की के बाहर खड़ा होकर उसे देखने लगता है। उसकी माँ, जो डाइनर में वेट्रेस का काम करती है, दौड़कर कमरे में आती है। कैटलिन इतनी डरी हुई होती है कि उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगती है। जब टोरी स्कूल में शिक्षिका से बात कर रही होती है, तब पास में बैठा ब्रैंडन अपनी नोटबुक में कुछ अजीब और रहस्यमयी चित्र बना रहा होता है। जब टोरी उससे उन चित्रों के बारे में पूछती है, तो वह बिना कुछ कहे अपनी नोटबुक बंद कर देता है और वहां से चला जाता है। घर लौटने पर काइल देखता है कि ब्रैंडन मुर्गियों को डरा रहा है। वह उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। ब्रैंडन सामान्य होने का दावा करता है, जिसके बाद दोनों वापस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद टोरी और काइल को पता चलता है कि फार्म की सभी मुर्गियां बेरहमी से मारी जा चुकी हैं। टोरी को लगता है कि यह किसी भेड़िए का काम है, लेकिन काइल इस बात से सहमत नहीं होता। उसका कहना होता है कि कोई साधारण जानवर इतना नुकसान नहीं कर सकता। दरवाजा उखाड़ना और ताला तोड़ना किसी असाधारण ताकत वाले व्यक्ति का काम लगता है। धीरे धीरे काइल को शक होने लगता है कि इस घटना के पीछे शायद उसका अपना बेटा ब्रैंडन हो सकता है, लेकिन टोरी उसकी इस बात को मानने से इनकार कर देती है। टोरी अब भी मानती है कि मुर्गियों की मौत के पीछे किसी भेड़िए का हाथ था। अगले दिन स्कूल में छात्रों को एक ट्रस्ट फॉल एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिसमें एक छात्र पीछे की ओर गिरता है और बाकी उसे पकड़ते हैं। लेकिन पिछली रात की घटना के बाद कैटलिन अभी भी ब्रैंडन से डरी हुई होती है, इसलिए जब उसकी बारी आती है तो वह ब्रैंडन को पकड़ने से इनकार कर देती है। हालांकि ब्रैंडन को कोई चोट नहीं लगती, लेकिन कैटलिन उसे साफ बता देती है कि वह उसकी मदद इसलिए नहीं करना चाहती क्योंकि उसे ब्रैंडन का व्यवहार अजीब और डरावना लगता है। यह सुनकर ब्रैंडन केवल एक शब्द बोलता है और उसे झूठा कहता है। इसके बाद कोच कैटलिन को मजबूर करता है कि वह ब्रैंडन की मदद करे और उसे उठाए, लेकिन जैसे ही कैटलिन उसका हाथ पकड़ती है, ब्रैंडन अचानक उसका हाथ इतनी जोर से दबा देता है कि उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। बाद में सभी लोग स्कूल के कार्यालय में इकट्ठा होते हैं, जहां इस घटना को लेकर चर्चा शुरू होती है। स्कूल के कार्यालय में टोरी कैटलिन की मां से माफी मांगती है और इस घटना को एक दुर्घटना बताने की कोशिश करती है, लेकिन कैटलिन की मां उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। वह मांग करती है कि ब्रैंडन को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि शेरिफ इस मांग को ठुकरा देता है। उसका कहना होता है कि ब्रैंडन को गिरफ्तार करने के बजाय स्कूल में विशेष काउंसलिंग और निगरानी सत्रों में भेजा जाएगा। उसी रात ब्रैंडन अपने माता पिता काइल और टोरी को अपने बारे में फुसफुसाते हुए सुन लेता है। इधर टोरी ब्रैंडन के अजीब व्यवहार से परेशान होकर उल्कापिंडों और रहस्यमयी वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने लगती है। तभी उसकी नजर खलिहान बार्न से निकल रही एक अजीब चमक पर पड़ती है। वह तुरंत बाहर दौड़ती है और वहां पहुंचकर देखती है कि ब्रैंडन हवा में तैर रहा है। उसके चारों ओर उसी रहस्यमयी यान की अजीब रोशनी फैली हुई होती है। जैसे जैसे टोरी उसके करीब जाती है, ब्रैंडन बार बार एक ही रहस्यमयी वाक्य दोहराता रहता है। अचानक वह जमीन पर गिर जाता है और उस यान के नुकीले हिस्से से उसका हाथ कट जाता है। टोरी उसकी मदद के लिए दौड़ती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन घबरा जाता है। वह चिल्लाने लगता है कि वह आसमान से आया है और उससे उसकी असली पहचान छिपाई गई है। ब्रैंडन गुस्से में टोरी पर आरोप लगाता है कि उसने पूरी जिंदगी उससे सच छिपाया है। इसके बाद वह रात के अंधेरे में वहां से भाग जाता है। टोरी तुरंत काइल को ढूंढती है और उसे बताती है कि ब्रैंडन को खलिहान में क्या पता चला है। इसी बीच जंगल के अंदर ब्रैंडन गुस्से में भटक रहा होता है।
क्रोध से भरी एक चीख के साथ वह अपनी आंखों से शक्तिशाली लेजर जैसी ऊर्जा छोड़ता है, जिससे आसपास का इलाका तबाह हो जाता है। कुछ समय बाद ब्रैंडन कैटलिन के कमरे में पहुंच जाता है। ब्रैंडन उसे डरने से मना करता है और कहता है कि वह जानती है कि वह कोई साधारण लड़का नहीं है, बल्कि बेहद खास है। कैटलिन उसे बताती है कि उसकी मां ने उसे ब्रैंडन से बात करने से मना किया है। यह सुनकर ब्रैंडन ठंडे स्वर में कहता है कि वह इस समस्या का समाधान खुद कर देगा। ब्रैंडन की बात सुनकर कैटलिन डर जाती है और रोने लगती है। तभी ब्रैंडन अचानक वहां से गायब हो जाता है और पीछे केवल एक फूल छोड़ जाता है। इसके बाद डाइनर की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं। अचानक खिड़कियां जोरदार धमाके के साथ टूट जाती हैं और कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर जाते हैं। कांच का एक टुकड़ा उसकी आंख में लग जाता है, जिससे वह घायल हो जाती है। खून बहने लगता है और डर के मारे वह पीछे हट जाती है। अपनी रक्षा के लिए वह एक बेसबॉल बैट उठा लेती है। तभी उसके आसपास कोई तेज रफ्तार छाया जैसी चीज घूमने लगती है। वह घबराकर कई बार बैट घुमाती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। डर के कारण वह भागकर डाइनर के बड़े कोल्ड स्टोरेज रूम में खुद को बंद कर लेती है, लेकिन इससे भी उसे कोई सुरक्षा नहीं मिलती। अचानक एक लाल गर्म लेजर किरण स्टील के दरवाजे को ऐसे काट देती है जैसे वह कागज का बना हो। कुछ ही पल बाद ब्रैंडन दरवाजे को उसके कब्जों से उखाड़ देता है और अंदर प्रवेश कर जाता है। वह कुछ क्षणों तक उसे घूरता रहता है और फिर उस पर हमला कर देता है। अगली सुबह ब्रैंडन सामान्य और शांत दिखाई देता है। वह अपने माता पिता से कहता है कि सब कुछ ठीक है और अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं रही। अगली सुबह शेरिफ और उसका सहायक डाइनर पहुंचते हैं और वहां के भयावह दृश्य की जांच करते हैं। जांच के दौरान उन्हें कैटलिन की मां के अवशेष मिलते हैं। साथ ही उन्हें कांच पर बना एक रहस्यमयी चिन्ह भी दिखाई देता है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा ब्रैंडन अपनी नोटबुक में बनाया करता था। कुछ समय बाद मैरीली, जो ब्रैंडन की आंटी होने के साथ साथ स्कूल की काउंसलर भी है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन उससे भी दूरी बनाए रखता है और उसके किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता। काफी कोशिशों के बावजूद काउंसलिंग का कोई नतीजा नहीं निकलता। ब्रैंडन का रवैया देखकर मैरीली को शक होने लगता है कि मामला गंभीर है, इसलिए वह पुलिस को सूचना देने के बारे में सोचने लगती है। उसी शाम काइल अपने दोस्तों के साथ एक बार में बैठा होता है, जहां वह हाल की घटनाओं और ब्रैंडन से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बात करता है। कैटलिन का हाथ टूटने की घटना का जिक्र करते हुए काइल अपने दोस्तों के सामने अपना सबसे बड़ा डर व्यक्त करता है। उसे लगने लगा था कि कहीं उसका बेटा कोई राक्षस तो नहीं है। इसी बीच घर पर मैरीली बाथरूम में होती है। तभी अचानक घर की लाइटें तेजी से टिमटिमाने लगती हैं। कुछ ही देर बाद ब्रैंडन उसके घर पहुंच जाता है और कहता है कि उसे उससे बात करनी है। वह मैरीली को चेतावनी देता है कि पुलिस से संपर्क न करे, क्योंकि इससे किसी का भला नहीं होगा। मैरीली उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। ब्रैंडन ऐसा दिखाता है जैसे वह चला गया हो, लेकिन कुछ ही देर बाद वह खिड़की के बाहर खड़ा दिखाई देता है और मैरीली को नोआ को संदेश भेजते हुए देख रहा होता है। इसके थोड़ी देर बाद वह अपना रहस्यमयी मुखौटा पहनकर दोबारा लौट आता है। वह घर के अंदर एक अलमारी में छिप जाता है। कुछ देर बाद नोआ वहां पहुंचता है और ब्रैंडन को देखकर गुस्से में उससे तुरंत घर छोड़ने को कहता है। वह उसे जबरदस्ती बाहर ले जाता है और धमकी देता है कि वह उसके माता पिता को सारी सच्चाई बता देगा। इसके बाद दोनों नोआ के ट्रक के पास पहुंचते हैं। जब नोआ ब्रैंडन को ट्रक की यात्री सीट पर बैठाने की कोशिश करता है तो ब्रैंडन अचानक उसे जोरदार ताकत से उठाकर गैराज के दरवाजे से दे मारता है। यह देखकर नोआ बुरी तरह डर जाता है। वह तुरंत उठता है, ट्रक में बैठता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि ब्रैंडन उसका पीछा कर रहा है, लेकिन रास्ते में अचानक ट्रक खराब होने लगता है। वह अनियंत्रित होकर इधर उधर मुड़ने लगता है। नोआ ट्रक को दोबारा चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ब्रैंडन उसके सामने प्रकट हो जाता है। इसके बाद ब्रैंडन बड़ी आसानी से पूरे ट्रक को हवा में उठा लेता है। कुछ क्षण तक वह उसे हवा में ही रोके रखता है और फिर पूरी ताकत से जमीन पर पटक देता है। जोरदार टक्कर से ट्रक पूरी तरह तबाह हो जाता है और नोआ गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जब नोआ अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, तब ब्रैंडन शांत भाव से उसके पास जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है। फिर वह नोआ के खून का इस्तेमाल करके जमीन पर अपना वही रहस्यमयी चिन्ह बना देता है। इसके बाद ब्रैंडन घर लौट आता है और बिल्कुल सामान्य व्यवहार करते हुए कहता है कि वह बाहर फुटबॉल खेल रहा था। अपनी गायब शर्ट के बारे में वह बहाना बनाता है कि कुछ लड़कों ने उसे परेशान किया था और इसी वजह से उसकी शर्ट नहीं रही।
उस रात काइल एक डरावना सपना देखता है। सपने में वह देखता है कि टोरी उस रहस्यमयी यान के अंदर एक छोटे बच्चे ब्रैंडन को पाती है और उसे गोद लेने का फैसला करती है। लेकिन सपना तब भयावह हो जाता है जब शिशु ब्रैंडन की आंखें लाल रंग की खतरनाक ऊर्जा से चमकने लगती हैं। तभी फोन की घंटी बजती है और काइल की नींद खुल जाती है। वह और टोरी तुरंत अस्पताल पहुंचते हैं, जहां उन्हें मैरीली सदमे की हालत में मिलती है। मैरीली उन्हें बताती है कि नोआ की मौत हो चुकी है और उसकी मौत से पहले ब्रैंडन उससे मिलने आया था। यह सुनकर काइल के मन में उठ रहे संदेह और भी मजबूत हो जाते हैं और उसे लगने लगता है कि इन घटनाओं के पीछे ब्रैंडन का ही हाथ है। अगली सुबह वे ब्रैंडन को नोआ के बारे में बताते हैं। नोआ की मौत की खबर सुनकर ब्रैंडन केवल एक भावहीन ठीक है कहता है। उसका यह ठंडा रवैया काइल के शक को और बढ़ा देता है। उसे लगने लगता है कि नोआ की मौत में कहीं न कहीं ब्रैंडन का हाथ है। इसी कारण वह सीधे उससे सवाल करने लगता है। लेकिन अचानक ब्रैंडन अपना आपा खो बैठता है और गुस्से में काइल को धक्का मारकर पेंट्री के दरवाजों से टकरा देता है। ये देखकर टोरी तुरंत ब्रैंडन को उसके कमरे में भेज देती है। बाद में काइल को ब्रैंडन की शर्ट पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। कुछ समय बाद काइल उससे पहले के व्यवहार के लिए माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडन फिर से वही ठंडा और भावहीन जवाब देता है। इसके बाद काइल टोरी को खून लगी शर्ट के बारे में बताता है, लेकिन टोरी अब भी यह मानने को तैयार नहीं होती कि ब्रैंडन इन भयानक घटनाओं के पीछे हो सकता है। इसी बीच शेरिफ नोआ की मौत वाली जगह की जांच करता है और वहां मिले रहस्यमयी चिन्ह की तुलना डायनर में मिले चिन्ह से करता है। जांच के बाद उसे पता चलता है कि दोनों निशान बिल्कुल एक जैसे हैं। उस रात काइल टोरी को सांत्वना देने की कोशिश करते हुए ब्रैंडन के पुराने जन्मदिन कार्ड देखता है, लेकिन टोरी अब भी सच्चाई स्वीकार करने को तैयार नहीं होती। अगले दिन काइल ब्रैंडन को शिकार पर ले जाने का फैसला करता है। जब दोनों जंगल की ओर निकलते हैं, तभी शेरिफ ब्रेयर परिवार के घर पहुंचता है। उसके पास कुछ ऐसी तस्वीरें होती हैं जो ब्रैंडन को पहले हुई घटनाओं से जोड़ती हैं, लेकिन टोरी उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। शेरिफ वहां से चला जाता है, लेकिन वह वादा करता है कि वह फिर वापस आएगा। जंगल में काइल और ब्रैंडन हिरणों के पैरों के निशानों का पीछा करते हैं। काइल जानबूझकर ब्रैंडन को अपने आगे चलने देता है। उधर घर पर टोरी को ब्रैंडन की छिपी हुई नोटबुक मिल जाती है। उसे खोलने पर उसे वही रहस्यमयी चिन्ह दिखाई देता है जो डायनर की खिड़की और यान के दुर्घटना स्थल के पास मिला था। इसके अलावा उसे कई डरावने चित्र भी दिखाई देते हैं। उनमें ब्रैंडन अपने रहस्यमयी वेशभूषा में बना हुआ होता है। एक चित्र में वेट्रेस की आंख में कांच का टुकड़ा घुसा हुआ दिखाया गया होता है, जबकि दूसरे चित्रों में कई मृत शरीर बने होते हैं। सबसे डरावनी बात यह होती है कि नोटबुक में एक ही वाक्य बार बार लिखा गया होता है, दुनिया पर कब्जा करो। यह सब देखकर टोरी बुरी तरह घबरा जाती है। जंगल में ब्रैंडन हिरण के पैरों के निशानों का निरीक्षण कर रहा होता है। तभी काइल चुपचाप अपनी राइफल उठाता है और उस पर गोली चला देता है। गोली सीधे ब्रैंडन के सिर पर लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह बिना कोई निशान छोड़े उछलकर वापस गिर जाती है। ब्रैंडन आश्चर्य से पीछे मुड़कर काइल की ओर देखता है। काइल घबराकर दोबारा गोली भरने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ब्रैंडन अचानक पेड़ों के बीच गायब हो जाता है। कुछ ही क्षण बाद वह अपने काले रहस्यमयी वेश में तेज रफ्तार से हवा में उड़ता हुआ वापस आता है। वह काइल से जोरदार टक्कर मारता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर जबरदस्ती खड़ा कर देता है। काइल डर के मारे उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन ब्रैंडन पर इसका कोई असर नहीं होता। अगले ही पल वह अपनी आंखों से लेजर जैसी ऊर्जा छोड़ता है, जो सीधे काइल के सिर को भेद देती है। काइल की वहीं तुरंत मौत हो जाती है। उधर घर पर टोरी बार बार काइल को फोन करती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। आखिरकार फोन ब्रैंडन उठाता है। टोरी उससे काइल के बारे में पूछती है, लेकिन ब्रैंडन ठंडे स्वर में कहता है कि काइल अब नहीं रहा और वह घर वापस आ रहा है। कुछ ही सेकंड बाद ब्रैंडन बेहद तेज गति से घर के अंदर घुसता है और पूरे घर को अंदर से तहस नहस करना शुरू कर देता है। घबराई हुई टोरी तुरंत आपातकालीन सहायता के लिए फोन करती है, लेकिन उसकी कॉल बीच में ही कट जाती है। इसके बाद शेरिफ और उसका सहायक उस आपातकालीन कॉल की जांच करने के लिए ब्रेयर परिवार के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। जब शेरिफ और उसकी सहायक वहां पहुंचते हैं, तो वे देखते हैं कि पूरा घर बुरी तरह तबाह हो चुका है। दीवारें टूट रही होती हैं और फर्नीचर चारों ओर बिखरा पड़ा होता है। तभी टोरी लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकलती है। शेरिफ उसे आवाज देता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, ब्रैंडन तेज रफ्तार से आकर शेरिफ पर हमला कर देता है और उसकी हत्या कर देता है। ये देखकर टोरी चीख उठती है। वह और शेरिफ की सहायक तुरंत घर के अंदर भागकर छिपने की कोशिश करती हैं। ऊपर की मंजिल पर टोरी छिप जाती है।
जबकि सहायक अपनी बंदूक तैयार करके सावधानी से टूटे हुए घर में आगे बढ़ती है। वह कांपती आवाज में मदद के लिए संदेश भेजती है। तभी अचानक ब्रैंडन उसके सामने दिखाई देता है। पलक झपकते ही वह गायब हो जाता है और अगले ही क्षण उसके पीछे पहुंच जाता है। इसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। टोरी यह सब सुनती है और डर के मारे वहीं जड़ हो जाती है, जबकि ब्रैंडन उसकी तलाश जारी रखता है। मौका देखकर टोरी चुपचाप खिड़की से बाहर निकलती है और जमीन पर गिर जाती है। घायल होने के बावजूद वह किसी तरह रेंगते हुए खलिहान की ओर बढ़ती है, क्योंकि अब उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची होती। खलिहान के अंदर पहुंचकर उसे वही रहस्यमयी यान दिखाई देता है जो वर्षों पहले ब्रैंडन को पृथ्वी पर लेकर आया था। उसे याद आता है कि इसी यान के एक नुकीले हिस्से से कभी ब्रैंडन घायल हुआ था। आखिरी उम्मीद के तौर पर वह यान की सतह से एक नुकीला टुकड़ा तोड़ लेती है। तभी अंधेरे में उसे डायनर की वेट्रेस का बुरी तरह क्षत विक्षत शव दिखाई देता है। टोरी उस नुकीले टुकड़े को मजबूती से पकड़ लेती है और आने वाले खतरे का सामना करने के लिए खुद को तैयार करती है। सीटी बजाकर बेटे को बुलाने के बाद वह उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। फिर माँ अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है और कहती है, बेटा सब ठीक हो जाएगा, अपनी माँ से इतनी बेरुखी क्यों? ब्रैंडन अपनी माँ के प्यार और ममता के आगे पिघल जाता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है। इसके बाद टोरी अपने बेटे को सीने से लगा लेती है, लेकिन वह यह नहीं भूल पाती कि ब्रैंडन एक हत्यारा भी है और उसने उसके पति को मौत के घाट उतार दिया है। इसलिए वह पीछे से खंजर घोंपकर उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रैंडन उसकी इस साजिश को नाकाम कर देता है। इसके बाद टोरी माफी मांगती है, पर ब्रैंडन कहाँ मानने वाला था। वह उसे घर की छत फाड़कर आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर आखिरी सलाम देते हुए उसे छोड़ देता है, क्योंकि सबसे बड़ा अपराध विश्वासघात होता है जो उसकी मां ने उसके साथ किया था। इसलिए ब्रैंडन ने टोरी को भी उसी हिसाब से सजा दी। फिर एक एरोप्लेन तेजी से ब्रैंडन की ओर आता दिखाई देता है। अगली सुबह उसी इलाके में प्लेन क्रैश दिखाया जाता है। न्यूज रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हुए कहता है कि पिछली रात हुई विमान दुर्घटना में 150 लोगों की जान चली गई, लेकिन ब्रैंडन वहीं बैठा मजे से कुकी खाता हुआ दिखाई देता है। कहानी की एंडिंग आपको कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपने कभी एलियन को बंदर समझकर अपने घर में पनाह दी है और उसके जरिए पैसे कमाए नहीं हैं, तो यह फिल्म जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको कॉमेडी और थ्रिल दोनों देखने को मिलेंगे। फिल्म देखने के लिए आप अपने राइट कॉर्नर पर क्लिक कर सकते हैं। बाय बाय, आप सभी को ढेर सारा प्यार।